आज हम लोग जो है बायोलॉजी में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन, ठीक ना। वीवीआई टॉपिक है, एग्जाम में कई बार जो है माने बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद सब चीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन। तो सबसे पहले उत्सर्जन कहते किसको है? तो हमारे शरीर में मतलब कि भोजन के पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो इस उत्सर्जन में माने जो पदार्थ हमारे शरीर में भोजन के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं, उन पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या क्या बनते हैं? तो जैसे हम प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है, तो अमोनिया क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। अमोनिया को हमारे शरीर से निकालना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि अमोनिया एक अत्यंत विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। तो अमोनिया को देखिए, यहाँ पे अमोनिया को जो है यूरिया में हमारे शरीर में ही परिवर्तन हो जाता है, और यूरिया जो है आपको जल के साथ जो है हमारे शरीर से पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ? तो जो पदार्थ हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है, तो वो पदार्थ हो गए, माने अपशिष्ट जो हुआ वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और इन पदार्थों को निकालने वाला अंग जो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, तो उन सहायक अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक ना। जो अंग हमारे शरीर में उत्सर्जन में भाग लेता है, उन अंगों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। कौन कौन से अंग है जो हमारे शरीर में उत्सर्जन में भाग लेते हैं? तो हमारे शरीर में जो है त्वचा है उत्सर्जी अंग, फेफड़ा है उत्सर्जी अंग, बड़ी आंत है उत्सर्जी अंग, उसके बाद में जो है देखिए यकृत है उत्सर्जी अंग, और वृक्क है उत्सर्जी अंग। सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह कौन है? वृक्क है, किडनी। यहां पे देखिए, सबसे पहले समझिए कि त्वचा किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो त्वचा के माध्यम से क्या निकलता है? तो पसीना निकलता है, पसीना का उत्सर्जन होता है। साथ ही साथ नमक का भी उत्सर्जन होता है। नहीं, पसीना और नमक का उत्सर्जन होता है। पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, तो देखिए जब पसीना जो होता है ना, नमकीन होता है, तो नमक पाया जाता है इसमें। उसके बाद क्या है? फेफड़ा CO2 और वाष्प का उत्सर्जन करता है, साथ ही साथ बलगम का भी उत्सर्जन करता है। नहीं, तो CO2 और वाष्प तथा बलगम। CO2 क्या है? तो CO2 जो है माने क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन जो क्रिया होती है, तो श्वसन के फलस्वरूप जो श्वसन के क्रम में ही हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नहीं, तो ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, तो इस सांस लेने में मदद कौन करती है? फेफड़ा करती है। तो उसी में फिर सांस को छोड़ने में भी मदद कौन करती है? फेफड़ा ही मदद करती है। नहीं, तो फेफड़ा क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। तो CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ऐसे हम लोग जो है उत्सर्जन में जनरली जानते हैं कि उत्सर्जी जो अंग है मुख्य मनुष्य के शरीर में, वो तो वृक्क है ना जी, वृक्क है। लेकिन केवल वृक्क ही नहीं है, त्वचा के माध्यम से भी पसीना का उत्सर्जन होता है, फेफड़ा के माध्यम से भी CO2 और वाष्प का उत्सर्जन होता है। हम लोग जो यहां देखिए CO2 देखिए, तो सांस जो लेते हैं तो लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं CO2। तो इस लेने क्रम में जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन जो है जब जाता है हृदय में, तो क्या करते हैं? आपको जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त के साथ मिल जाता है। तो रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, वह ऑक्सीजन के साथ मिल करके और ऑक्सीजन युक्त रक्त को कोशिकाओं को पहुंचा देता है, और कोशिकाएं जो है उसका उपयोग करती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वहां भी तो CO2 युक्त रक्त होता है, तो कोशिकाएं जो है CO2 युक्त रक्त को दे देता है फिर फेफड़े को। नहीं, और फेफड़ा जो है उसको फिर सांस के माध्यम से बाहर निकाल देता है। और इस क्रम में बलगम का भी उत्सर्जन होता है। बलगम माने क्या हो गया? फिर जो है बलगम का मतलब हो गया खखार। नहीं, हम लोग जो है जैसे कफ चटक जाता है, तो कफ चटक जाता है तो हाली जो है हम लोग को मतलब कि निकलता ही नहीं है बलगम। तो हम लोग खूब कस के खांसते हैं, तब जाके जो है बलगम निकलता है। तो खांसते हैं, इस क्रम में हम लोग जो है हमारा फेफड़ा ही ना मदद करती है जी। अच्छा, अब चलिए बड़ी आंत अनपचा भोजन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? अनपचा भोजन का उत्सर्जन करता है। हम लोग पाचन में समझ लिए हैं कि बड़ी आंत किस तरह से जो है क्या कहते हैं, अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालती है। क्या इसका जो है ये उत्सर्जन करती है अनपचा भोजन का। जो पुनः पाचन होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है संपन्न? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद जो है वह बड़ी आंत में चली जाती है, और बड़ी आंत में जो है उसका जो है फिर से क्या होता है?
मतलब कि अवशोषण होता है और उसके बाद में जो है आपको हम लोग फिर रेक्टम के माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, चलिए इसके बाद जो है यकृत है हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग। नहीं, यकृत क्या करता है तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। जान लीजिए अमोनिया अत्यंत विषैला पदार्थ है, ठीक ना, अमोनिया अत्यंत विषैला पदार्थ है। अगर अमोनिया रह जाए तो मनुष्य की मतलब कि मृत्यु भी हो सकती है। तो अमोनिया अत्यंत विषैला पदार्थ है हमारे शरीर में, ठीक ना। तो अमोनिया का जो है परिवर्तन हो जाता है किसमें, यूरिया में। और अमोनिया जो है ना जल में अत्यंत घुलनशील है, ठीक है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद जो है ब्रिक जो है यूरिया का जो है पेशाब, यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है, ठीक ना। ब्रिक मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर के अंदर। ब्रिक क्या है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। और ब्रिक की जो जान लीजिए ये जो ब्रिक है ना, ब्रिक, अब हम लोग पहले ये जान लेते हैं उत्सर्जी अंग, उसके बाद में हम लोग जो है ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिक का जो है ना मुख्य जो एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो कार्य करती है वह कौन है, नेफ्रॉन है। ब्रिक नलिकाएं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्रिक नलिका कहते हैं, ठीक ना। तो मनुष्य के शरीर में जो है ब्रिक नलिकाओं की संख्या यानी नेफ्रॉन की संख्या जो है 8 से 10 लाख होती है। कितनी होती है, 8 से 10 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ब्रिक को पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें जो मूत्र माने पेशाब का जो उत्सर्जन होता है तो मूत्र की बनावट भी समझ लेते हैं। मूत्र में जो है 96% जो है जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 96% जल पाया जाता है। 4% जो है ठोस पदार्थ पाया जाता है। ठोस के रूप में क्या क्या पाया जाता है तो 2% तो जो है यूरिया होता है, सॉरी अमोनिया का तो यूरिया में परिवर्तन हो गया। तो 2% क्या होता है, यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक ना। मूत्र का जो रंग होता है पीला, या किसके कारण होता है, एक जो है रंजक पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। जिस तरह से रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसी प्रकार से जो है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अब हम लोग जो है ब्रिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। यह जो है मनुष्य के शरीर में ब्रिक की रचना इस तरह की है कुछ। यह क्या है, मनुष्य का ब्रिक है। यह क्या है, ब्रिक है। यह क्या है, ब्रिक है, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों ब्रिक है, ये दाया ब्रिक है और ये बायां ब्रिक है, ठीक ना। तो दायां जो ब्रिक होता है थोड़ा सा नीचे होता है और बायां ब्रिक जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। यह मतलब कि हृदय के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे होता है। दायां जो ब्रिक होता है थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक ना। अब इस ब्रिक से जुड़ा हुआ जो नली है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, ठीक ना। मतलब कि इस ब्रिक से जो है मूत्र को लाने वाला जो रास्ता है इसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक ना। अब मूत्रवाहिनी कहाँ आकर के स्टोर होता है, मूत्राशय में। इसको क्या कहते हैं तो मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपको दोनों ब्रिक हो गया। मनुष्य में 2 ब्रिक होते हैं। इसका आकार कैसा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कैसा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर मोटा तक होता है ब्रिक, ठीक ना। तो ये है हमारा क्या है, ब्रिक है। ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए मनुष्य में कितने ब्रिक, 2 ब्रिक, 2 किडनी होते हैं, ठीक ना। इसलिए किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब भी हो जाता है तो एक किडनी से काम निकल जाता है। कैसे, देखिए ये जो है ना, मान लो किसी कारण से ये किडनी हमारा खराब हो गया तो ये जब खराब होगा तो इससे भी मूत्रवाहिनी मूत्राशय में आ रहा है, इससे भी मूत्रवाहिनी मूत्राशय में आ रहा है। अगर मान लो कहीं खराब ही हो गया तभी भी इससे हमारा काम चल जाएगा नहीं। तो इसलिए जो है एक ब्रिक अगर खराब भी हो जाए तो दूसरा से हम लोग कार्य कर लेते हैं, दूसरे ब्रिक से काम हो जाता है। तो दोनों से ये दोनों ब्रिक है, ये दोनों मूत्रवाहिनी आके कहाँ अटैच हुआ, कहाँ पे, तो मूत्र को स्टोर करेगा कहाँ पे, मूत्राशय में। यह हो गया मूत्राशय। और यह जो है मूत्र मार्ग है, यह जो है नीचे जो है कहाँ है, मूत्र मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को जो है समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से जो है हमारे शरीर में उत्सर्जन जो है कंप्लीट होता है। नहीं, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को इस ब्रिक की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारे ब्रिक की संरचना है। ब्रिक की संरचना जरा पढ़ लेते हैं। ब्रिक की संरचना कैसी होती है जरा देखिए। यह जो है ना बाहरी आवरण जो है, ये वाला जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं,
ठीक ना। बाहरी आवरण को कार्टेक्स कहते हैं, जो बाहर वाला जो आवरण है इसको क्या कहते हैं, ये वृक्क की संरचना समझिए ठीक से, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, ठीक ना। ये बीच वाला जो आवरण है, बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और ये जो प्रवेश द्वार है जहां से ये मूत्र जो है इसमें प्रवेश करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। समझ में आया, वृक्क की संरचना समझ में आ गया। बाहरी भाग कार्टेक्स, बीच वाला मध्य वाला भाग म से मध्य, मध्य से मेडुला। आइए देखिए, ये प्रवेश द्वार रेनल हाइलम इसी माध्यम से जो है प्रवेश करता है। इससे जो है ये देखिए मूत्र वाहिनी जो है मूत्राशय में आके स्टोर होता है, यहाँ मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से जो है मतलब कि मूत्र का समय समय पर जो है निष्कासन होते रहता है। समझ में आया ये। अब देखिए इसके बाद जो है इसमें अब हम लोग को वृक्क की संरचना समझ गए। वृक्क की संरचना में वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है, वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई जो है इसकी कौन है, कार्यात्मक इकाई कौन है, तो है नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है, 8 से 10 लाख संख्या होती। बताइए छोटा सा जो अंग है इसके अंदर कितना जो है पाया जाता है, तो 8 से 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए तो ये कितना छोटा छोटा नेफ्रॉन पाया जाता होगा, नहीं 8 से 10 लाख इसी के बीच में पाया जाता है। तो अब हम लोग जो है एक नेफ्रॉन की आकृति के बारे में अब पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है आपको जो है वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इसको जो है नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन को। यानी सारा कार्य जो है कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है, ठीक ना। नेफ्रॉन को आपको जो है वृक्क नलिका भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। देखिए वृक्क की संरचना हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी नेफ्रॉन की संरचना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। नेफ्रॉन का यह जो प्रथम जो भाग है जो गुच्छा टाइप का होता है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस गुच्छा समान भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक ना, पहला भाग। तो जो भी इसमें होता क्या है, जल, विटामिन, लवण, प्रोटीन, ग्लूकोज सभी पदार्थ इसमें आते हैं। और यह किस तरह काम करता है, छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। मतलब जो पदार्थ आता है इसको छानने का काम क्या करता है, छानने का काम करता है। लेकिन यह जो है ये तो छन्ना पत्र है, केवल छानने का काम करता है। इस छानने के क्रम में इस सभी पदार्थों को छान देता है, ठीक ना। सभी पदार्थों को जो है इसमें, यह तो अपशिष्ट पदार्थों को न जाने का रास्ता है जी, उत्सर्जी अंग है ना। तो यह सभी पदार्थों को, यह तो उपयोगी पदार्थ को इधर फेंक देना चाहिए और जो हानिकारक पदार्थ है उसी को केवल जाने देना चाहिए। लेकिन करता क्या है, कुछ मतलब विटामिन वगैरह को भी छान के जो है इसमें फेंक देता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये जो प्याला जैसा जो कप के समान जो रचना है, इसकी रचना होती है कुछ कप के समान, प्याला के समान, देख रहे हो ना। तो इस रचना को हम लोग बोमेन संपुट या कैप्सूल कहते हैं, बोमेन संपुट या कैप्सूल कहते हैं। तो यह जो है क्या करता है, पुनर्अवशोषण। बोमेन संपुट क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, ये पुनः अवशोषण करता है, ठीक ना। यह क्या काम करता है, ग्लोमेरुलस छानता है, मतलब छानता है यानी अवशोषण करता है। और जो छाने के पदार्थ हैं, जैसे कुछ उपयोगी पदार्थों को भी छान के इधर भेज देता है। जो उपयोगी है इसको तो इधर कर देना चाहिए, लेकिन जो हानिकारक पदार्थों को केवल छानना चाहिए। कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं, तो उसको दोबारा जो है बोमेन संपुट दोबारा छान करके अब फिर से बाहर कर देता है। चूंकि यहाँ तो छन्ना पत्र है, फिर से बाहर कर देता है। तो अब जो है जो मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया के साथ जो है यूरिक एसिड वगैरह, तो वो सब जो है इसमें आ जाता है, ठीक ना। अब चलिए, तो बोमेन संपुट क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है, ठीक ना। और पुनः अवशोषण करने के बाद अब इसमें जो है जल के साथ जो यूरिया को इसमें भेज देता है। अब यह जो है आपको नेफ्रॉन में चला जाता है। यहां से यह जो है कहां जाएगा, मूत्राशय में जाएगा, नहीं मूत्रवाहिनी के माध्यम से। अब चलिए, तो ये इस वाले चाप को हम लोग कहते हैं अवरोही चाप, क्योंकि नीचे आ रहा है अवरोही चाप, ऊपर जा रहा है अधिरोही चाप। और अवरोही चाप अधिरोही चाप के बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग हेनले का चाप कहते हैं। किसको कहते हैं, हेनले का चाप कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए
बस इसका ब्रिक की जो संरचना है यही संरचना है, ठीक ना। अब हम लोग का उत्सर्जन होता है कंप्लीट।